Hello students, chapter 7 going on. In an last video I told you about the consequences of deforestation. Okay, so now we will discuss next topic, and that is conservation of forest. So how we can conserve forest we will discuss in this video. So you will see here, as forests play an important role, therefore to maintain ecological equilibrium in environment, there is an immediate need to conserve it. So first thing, we know very well, plants or trees are very important in our life, and we can say forests play a important role in our life. So there is need of conservation of them. So you will see mean of this line, फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. सो दैट इज वी नो वेरी वेल, जो फॉरेस्ट है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज ऑफ दिस वी गेट मैनी थिंग्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें ट्रीज और जो प्लांट्स हैं उनसे मिलता है. इन्हीं की वजह से रेनफॉल होता है, इन्हीं की वजह से सॉइल जो है इरोजन से प्रोटेक्ट होती है. सो वी कैन से कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. देयरफॉर टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, इसीलिए जो हमारा इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है, यानी जो हमारे पारिस्थितिकी संतुलन है, उसको मेंटेन करने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इन फॉरेस्ट को क्या करें, कंजर्व करें. तुरंत ही हमें क्या करना होगा, इनके कंजर्वेशन के लिए वर्क करना होगा और प्लांट्स और ट्रीज को कंजर्व करना होगा, फॉरेस्ट को कंजर्व करना होगा. सो हाउ वी कैन कंजर्व देम. सो यू विल सी हेयर डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट. सो कौन से वे हैं जिनके थ्रू हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज रिफॉरेस्टेशन. सो दिस वी नो वेरी वेल. फर्स्टली डिफॉरेस्टेशन का मीन होता है जो फॉरेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने से है, रिमूवल से है. एंड रिफॉरेस्टेशन का मीन है कि हम वापस से फॉरेस्ट को रीजनरेट करें, उनको वापस से नए ट्रीज वहां पर लगाएं. तो ये भी एक वे है जिसके थ्रू हम वापस से फॉरेस्ट को तैयार कर सकते हैं, उसको फिर से बना सकते हैं. नेक्स्ट वन, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स. सो वी नो वेरी वेल कि जो फॉरेस्ट है उनमें बहुत बार फायर की जो एक्सीडेंट है वो हो जाता है, बहुत बार वहाँ आग लग जाती है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर आग लग सकती है, या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे हवा चलने की वजह से ट्रीज आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक होते हैं, टकराते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, चिंगारियाँ पैदा हो जाती हैं और उन चिंगारियों से उस पूरे फॉरेस्ट में जो है फायर लग जाती है. So if we want to protect the plants and trees, so we have to prevent forest fires also. Next you will see, third one is here, grazing in forest to be controlled. सो थर्ड वन वे क्या है कि हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं कि फॉरेस्ट में जो ग्रेजिंग की प्रोसेस होती है, यानी फॉरेस्ट में जो हमारे यहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, जानवरों को स्पेशली फॉरेस्ट में ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, तो उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उसके थ्रू भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. सो नाउ इन डिटेल वी विल डिस्कस दिस थिंग. First one, reforestation. So what is the mean of reforestation? It means the process of restocking of the destroyed forests by planting new trees. So रिफॉरेस्टेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है रिस्टॉकिंग करने की जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पुनः संग्रहण कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, न्यू ट्रीज की प्लांटिंग कर सकते हैं, नए पौधे नए पेड़ वहाँ हम लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो फॉरेस्ट फिर से रीजनरेट हो जाएगा एंड हम हमारे जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है इकोलॉजिकल, उसको फिर से बना सकते हैं. So that is the first way, by the process of reforestation we can maintain this ecological equilibrium. Next one you will see,
preventing forest fires. So you will see here, we should take special precautions to make sure fires are not carelessly ignited. Okay, so what is the mean of this line कि हमें इस चीज़ को लेकर के बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनमें लापरवाही से आग को जला हुआ ना छोड़ा जाए। यानी आपने देखा होगा बहुत बार लोग कैंप फायर के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर फायर लगाते हैं और आप वहाँ पे बैठ के अपना पिकनिक मनाते हैं या फिर कैंप फायर करते हैं, और फिर जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो आग जली हुई छोड़ जाते हैं या फिर कुछ पार्टिकल्स ऑफ फायर वहाँ पे रह जाती है, तो वो क्या करते हैं, हवा के साथ उड़ करके और जो अदर ट्रीज़ हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पे फायर लग जाती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम ऐसी जगह पे कैंप फायर करने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं और हम वहाँ पे फायरिंग करते हैं, कुछ फायर बर्न करते हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको बहुत इंश्योर होना चाहिए कि जब हम वहाँ से निकलें तो आग को पूरी तरह से हम बुझा दें, वहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा भी फायर नहीं होना चाहिए, तभी हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यू विल सी, एज इट थ्रेटन पीपल एंड किल वाइल्ड एनिमल्स। सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर जंगलों में आग लग जाती है तो वो जो पीपल्स हैं उनके लिए भी खतरा ये प्रोड्यूस करता है, खतरनाक चीज़ हो सकती है उनके लिए भी। एंड किल वाइल्ड एनिमल्स, और जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको भी मार सकती है और फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें, फायर जो है उसको फॉरेस्ट से दूर रखें, तो इस कंडीशन में हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन यू विल सी, ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट टू बी कंट्रोल्ड। So grazing control can actually prevent soil erosion. So grazing control के थ्रू हम soil erosion को prevent कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब एनिमल्स जो हैं सॉइल पर मूव करते हैं तो वो अपने लेग्स के थ्रू जो सॉइल की अपर सरफेस है उसको ब्लॉक करते हैं, उसको तोड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाएंगे और एयर के साथ में आसानी से वो उड़ सकते हैं। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, सॉइल इरोजन की प्रोसेस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम वहाँ पर ग्रीजिंग को कंट्रोल करते हैं तो क्या होगा, विच इज़ अगेन एसेंशियल एज वी नो टॉप लेयर इज फर्टाइल। सो वी नो वेरी वेल कि जो सॉइल है उसका टॉप लेयर ही क्या होता है, फर्टाइल होता है। ठीक है, और अगर वही टॉप लेयर क्या हो जाता है, एनिमल्स की वॉकिंग की वजह से क्या हो जाता है, लूज हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स और इजीली हवा के साथ में उड़कर चले जाते हैं, तो सॉइल इरोजन वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दैट कंडीशन ग्रेजिंग को कंट्रोल करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं एंड जो टॉप लेयर है जो कि फर्टाइल लेयर है उसको भी बचा सकते हैं, as well as habitat for various organisms. सो टॉप लेयर क्या है, तो फर्टाइल होती है। सेकेंड थिंग क्या है कि उनमें ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉइल में रहते हैं। सो वी नो वेरी वेल कि जो सॉइल है वो बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स का एक हैबिटेट है, और अगर वहाँ पर बड़े एनिमल्स जो कि ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स हैं वहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो इन दैट कंडीशन वो ऑर्गेनिजम्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए ग्रेजिंग को कंट्रोल करना होगा उन एरियाज में जहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, और उन फॉरेस्ट को बचाने के लिए ग्रेजिंग को स्टॉप करना होगा। So these are 3 ways by which we can conserve forest. There are many more, but we discussed only 3. So first one, reforestation, जिसमें हमें फिर से प्लांटिंग करनी होगी, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स, जो कि हम जंगलों को आग से बचाएं ताकि हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें। एंड थर्ड वन इज जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग की जो प्रोसेस है उसको भी हमें कंट्रोल करना होगा ताकि हम जो फॉरेस्ट है उसको प्रिवेंट कर सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस हेयर these conservation of forest completed and forest full topic completed here। ठीक है, फॉरेस्ट का हमने डिफॉरेस्टेशन हमने डिस्कस किया था, उसके बाद में हमने फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस
किया था, उसके कंसिक्वेंसेस हमने डिस्कस किए थे, कंजर्वेशन का हमने डिस्कस किया था. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज वाइल्ड लाइफ. सो यू विल सी हेयर ना अबाउट द वाइल्ड लाइफ की वाइल्ड लाइफ क्या होती है. सो फर्स्ट पॉइंट यू विल सी हेयर, इट रिप्रेजेंट all the non-domesticated animals living in their natural habitats. So वाइल्ड लाइफ से मीन है जंगल का जीवन, ठीक है. और मेनली वाइल्ड लाइफ में कौन से एनिमल्स को, या हम बात कर सकते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्लूड करते हैं जो कि नॉन डोमेस्टिकेटेड है. नॉन डोमेस्टिकेटेड से मीन है कि उनको पाला नहीं जाता है. हालांकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल हैं जिनको हम अपने घरों में रख सकते हैं. लाइक बहुत सारे लोग एलिफेंट को अपने यहाँ पे रखते हैं, कुछ लोग लायन को भी रखते हैं, ठीक है. तो बट मेनली अगर हम देखते हैं कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो नॉन डोमेस्टिकेटेड होते हैं. सो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो कि कहाँ पर रहते हैं, लिविंग देयर नेचुरल हैबिटेट्स, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जो उनका प्राकृतिक आवास है जहाँ पे वो सालों से रह रहे हैं. तो वो जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं उसी को कहा जाता है वाइल्ड लाइफ. ओके, सो नाउ देयर इज अ पॉइंट, so you will listen this. With increase in population number and leading to increase in demand for using land for various purposes. So what is the meaning of this line? We know very well nowadays population regularly increasing, and nowadays the population of India 135 crore. ओके, सो ये क्या हो रहा है, रेगुलर बढ़ती ही जा रही है हमारी पॉपुलेशन. एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड ऑफ लैंड एरियाज इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग फॉर वेरियस पर्पजेज. सो वो वेरियस पर्पज कौन से हैं, लाइक अगर हमें हाउस फार्मिंग करनी है या फिर इंडस्ट्री की फॉर्मेशन करनी है या एग्रीकल्चर करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए. अब आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है बट लैंड थोड़े ही इंक्रीज़ हो रहा है. ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी का आकार बड़ा होता जा रहा है, नहीं, पृथ्वी का आकार तो वही है जो कि सालों पहले था, लेकिन बढ़ कौन रहा है, अर्थ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है. सो इस कंडीशन में क्या होगा, हम उन एरियाज को क्लीन करेंगे जहाँ पर फॉरेस्ट हैं, ठीक है. तो फॉरेस्ट को क्लीन करने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ का वाइल्ड लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं. सो इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि अगर पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ में डिमांड ऑफ लैंड ऑल्सो इंक्रीज एंड द हैबिटेट्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड दैट इज कॉजिंग अ सीरियस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ. सो हम क्या करेंगे, अगर हमें लैंड चाहिए तो हम जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है. यानी जो ऑर्गेनिजम्स जंगलों में रहते हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जंगल, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और वहाँ के लैंड का हम यूज़ करेंगे. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा उनको इस वजह से हो रहा है, ठीक है. सो दैट इज अ पॉइंट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो वाइल्ड लाइफ के डिप्लेशन के क्या रीजंस हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ क्यों रेगुलरली डाउन टू डाउन हो रहा है, धीरे धीरे जंगल का जीवन खत्म क्यों हो रहा है, कम क्यों होता जा रहा है. सो वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स आर हियर. फर्स्ट वन, हैबिटेट लॉस. वी नो वेरी वेल हैबिटेट से मीन वो नेचुरल होम है वाइल्ड एनिमल्स का जहाँ वो रहते हैं, और बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स, पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लैंड, बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स रेगुलरली डिस्ट्रॉइंग. ओके, so we will discuss this point in this. Next one, climate changes. climate change हो रहा है. climate changing से मीन क्या है कि हमारे अर्थ पर रेगुलरली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी कंडीशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन हो रही है, कभी रेनफॉल ज़्यादा होता है कभी कम होता है. तो ये सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये भी वाइल्ड लाइफ को डिप्लेट करते हैं, उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं. So this one also we will discuss in
this. Next one, pesticides and toxic animals. So pesticides and toxic animals chemicals से कि क्या मीन है कि पेस्टिसाइड्स का मीन होता है कीटनाशक, और टॉक्सिक एनिमल्स से भी मीन है कुछ खतरनाक से रसायन। तो उनकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ जो है ख़त्म होता जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार हम कीटों को मारने के लिए, जो हमारा एग्रीकल्चर है, खेती है, उसमें हम जो इंसेक्ट्स हैं उनको मारने के लिए वहाँ पर कुछ केमिकल्स को स्प्रेड करते हैं, और वो स्प्रेडिंग ऑफ केमिकल्स विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द गुड टाइप ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो हार्मफुल इंसेक्ट्स को तो वो ख़त्म करता ही है, लेकिन जो कौन से वाले इंसेक्ट हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं, हम कहें वो बर्ड्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए अच्छे हैं, लाइक रेड वर्म है। रेड वर्म क्या करता है, हमारे अर्थ की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ये मैंने पढ़ाया है कि अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो रेड वर्म्स होते हैं वो उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड उसको और ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। तो जब हम सॉइल में इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो रेड वर्म्स भी तो एक इंसेक्ट ही है, तो वो भी क्या हो जाता है, उन केमिकल्स की वजह से वो भी मर जाता है। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी हमने ख़त्म कर दिया। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है। बहुत बार क्या होता है, ये केमिकल्स जो हैं वाटर के साथ फ्लो होकर के, अब वाटर के साथ कैसे फ्लो होगा, आपने खेत में केमिकल्स डाले, बारिश हुई, बारिश के पानी के साथ वो केमिकल्स भी बहकर चले और वो किसी रिवर के साथ मिक्स हो गए, या फिर किसी पॉन्ड में मिक्स हो गए, किसी लेक में मिक्स हो गए, तो अब वो वाटर जो है कहाँ पर पहुँचेगा, वो वाटर पहुँच जाएगा सी और ओशंस तक, या फिर अदर किसी प्लेसेस के थ्रू फॉरेस्ट तक पहुँच जाएगा। तो वहाँ के एनिमल्स जब इन रिवर्स का वाटर पिएंगे या फिर उस लेक और पॉन्ड का वो पानी यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, वो केमिकल उनको हार्म पहुँचाएगा और वो एनिमल्स की भी डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो पेस्टिसाइड्स और जो टॉक्सिक एनिमल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ को भी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हंटिंग एंड पॉचिंग, सो शिकार, अगर कोई अपने मनोरंजन के लिए शिकार करता है, जैसे पहले के टाइम में राजा महाराजा करते थे ना, वैसे तो आजकल वैसे तो इसको बैन कर दिया गया है कि कोई भी क्या नहीं कर सकता, किसी भी एनिमल की हंटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन आज भी लोग क्या करते हैं, चोरी छिपे वो लोग हंटिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, पोचिंग की प्रोसेस करते हैं कुछ पाने के लिए, लाइक कोई एनिमल का टस्क, जैसे एलिफेंट है, उसका टस्क बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, हाथी दांत के चूड़े बनते हैं, हाथी दांत के कंघे बनते हैं, कॉम बनता है। तो उन चीज़ों को पाने के लिए वो क्या करते हैं, उन एनिमल्स को मारते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पोचिंग की प्रोसेस की और हंटिंग की प्रोसेस के थ्रू भी क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ डिप्लेट हो रहा है। नेचुरल फिनोमेनन, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई बीमारी, ऐसी डिजीज़ आ गई एनिमल्स में जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाए, तो इन सब की वजह से भी क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है डिप्लेट हो रही है, कम हो रही है। एंड नेक्स्ट वन इज़ पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर वाइल्ड लाइफ। हर तरह का पॉल्यूशन जो है, चाहे वो एयर का पॉल्यूशन हो, वाटर का पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो, ये सभी तरह के पॉल्यूशन क्या करते हैं, एनिमल्स की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारे टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा हाई साउंड जो है वो भी एनिमल्स को इरिटेट करता है। ठीक है, आजकल हमने क्या कर दिया, जानवरों के एरिया में हमने एंट्री मार ली और वहाँ पर हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बना ली, बड़ी बड़ी चीज़ें डेवलप वहाँ पे कर ली, इंडस्ट्री एरिया हमने वहाँ बना दिया। तो उन मशीनों के साउंड से और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी टाइप के साउंड की वजह से एनिमल्स बहुत इरिटेट हो गए हैं। फिर वो शहरों की तरफ भागते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और फिर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन एनिमल्स को मार देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उनके साथ ही गलत किया है। पहले हमने उन्हीं के हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसी वजह से
वो हमारे एरियाज़ में आते हैं और फिर हम उनको ये कह कर कि ये हमें हार्म ना पहुंचाएं, इस वजह से हम उनको मार देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है और इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं अगर वो रेगुलरली ख़त्म होते जाएंगे, हमारे फॉरेस्ट ख़त्म होते जाएंगे, तो उसका इफ़ेक्ट ह्यूमंस पे भी पड़ेगा। हम भी उन्हीं पे डिपेंड हैं और अगर हमने उनके बारे में नहीं सोचा तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें, ये नेचर हमें हार्म ज़रूर पहुंचाएगा। ओके, so we will discuss about the causes of depletion of wildlife in detail, but in next video. Bye and take care.